अभी तक अर्थ 1 की स्टोरीज में से हम ग्रीन लैंटर्न की स्टोरी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अलावा बैटमैन का वॉल्यूम 1 कवर कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि अर्थ 1 की कौन कौन सी कॉमिक अभी आ चुकी हैं। इन दो के अलावा सुपरमैन की आ चुकी है, वंडर वुमन की आ चुकी है और टीन टाइटंस की आ चुकी है। इसके अलावा अभी तक कोई अर्थ 1 की कॉमिक नहीं आई। तो आज इस वीडियो में मैं सुपरमैन की अर्थ 1 की कॉमिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अगर किसी ने अभी तक अर्थ 1 की कॉमिक्स कोई नहीं देखी तो मैं मशवरा दूंगा कि आप बैटमैन की और ग्रीन लैंटर्न की पहले वो देख ले, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। और अगर आप यही देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें उन्होंने थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच लेने की कोशिश की है इन कॉमिक्स के हवाले से, कि यानी अगर असल में ये सुपर हीरो होते तो वो किस तरह अपने आप को मैनेज करते। यहाँ पर आपने अभी तक सुपरमैन को बैटमैन से लड़ते हुए देखा, डार्क साइड से भी लड़ते हुए देखा, लेकिन क्या कभी आपने सुपरमैन को अपने आप से लड़ते हुए देखा है? तो इस कॉमिक में आपको वो देखने को मिलेगा। एक लड़का स्टेशन पर खड़ा मेट्रो का वेट कर रहा है और जैसे ही ट्रेन आती है वो उसके अंदर बैठ जाता है और बैठकर ये सोचने लगता है कि उसकी माँ जब वो घर में था क्या कह रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हें ट्रेन पर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम तो दूसरी तरह भी दूसरे शहर जा सकते हो। लेकिन क्लार्क दूसरी तरह नहीं जाना चाहता था, तो इसलिए उसने ट्रेन का सफ़र चुना। ट्रेन से उतरने के बाद वो मेट्रोपोलिस जैसे बड़े शहर के अंदर दाखिल होता है और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर हैरान होता है। इसके बाद वो एक होटल में जाता है और वहाँ पर कमरा किराए पर लेता है। तो मकान मालिक उसे कहती है कि अगर तुम 1 महीने रहने का प्लान बना रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए किराया कम कर सकती हूँ। तो क्लार्क कहता है मुझे अभी पता नहीं है कि मैं कितना अरसा रहूँगा। तो वो पूछती है कि क्या तुम मेट्रोपोलिस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए आए हो? तो क्लार्क कहता है नहीं, मैंने पिछले नवंबर ही ग्रेजुएशन कर ली थी स्मॉलविल से। तो वो कहती है कि मेरे बेटे ने भी ग्रेजुएशन की थी लेकिन उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली सही से, तो वो पार्ट टाइम किसी के गैराज में काम करता है। इसके बाद वो जाने लगती है और कहती है कि जब तुम डिसाइड कर लो कि कितना अरसा रहना है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा किराया कम कर दूंगी। और हाँ, रात को बाहर ना निकलना, बहुत चोर उचक्के घूमते हैं यहाँ पर। इसके बाद क्लार्क रात को कुछ वॉक के लिए बाहर निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे एक शख्स मिलता है जो उसे कहता है ए, अपनी घड़ी, अपना पर्स और अपना फोन यहाँ पर सामने निकाल जल्दी से। तो क्लार्क उसे कहता है तुम अपनी बंदूक नीचे करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो वो शख्स कहता है ए, मेरे को मत डरा, तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूँ। तो क्लार्क उस पर अपने हीट विजन से वार करता है और वो शख्स डर के नीचे गिर जाता है। लेकिन जब वो अपने होश संभालता है और ऊपर मुंह करके देखता है तब तक क्लार्क वहां से जा चुका था। इसके बाद क्लार्क अमेरिकन फुटबॉल में अपनी किस्मत आजमाने के लिए चला जाता है क्योंकि उसके स्मॉलविल के कोच ने रिकमेंड किया था उसे। लेकिन वो वहां पर भी स्मॉलविल की तरह सबको पछाड़ता हुआ और पीछे छोड़ता हुआ चला जाता है आगे, और बड़े से बड़ा डिफेंडर भी उसे नहीं रोक सका। तो वहां पर मौजूद कोच देखकर ये हैरान रह जाता है और वो क्लार्क का नाम अपनी टीम में लिख लेता है। लेकिन क्लार्क इस अचीवमेंट के बावजूद भी सेटिस्फाइड फील नहीं करता, तो वो एक और नौकरी ढूंढने के लिए एक साइंस लैब में चला जाता है। तो वहां पर मौजूद शख्स उसे बताता है कि हम अभी ट्रेनी हायर नहीं कर रहे। तो क्लार्क उसे कहता है कि मैं एज ए ट्रेनी नहीं, मैं अप्लाइड साइंस में काम करने के लिए आया हूं। तो वो शख्स उसे कहता है कि मिस्टर क्लार्क, आपको क्या लगता है कि हम ऐसे ही किसी भी बंदे को रख लेते हैं? हम हार्वर्ड से पढ़े हुए टॉप 5 ग्रेजुएट्स को रखते हैं और 4 साल वो हमारी लैब में काम करते हैं, R&D लैब में आने से पहले। और वो आप देख रहे हैं उन लोगों को काम करते हुए। यहाँ से उस शीशे के पीछे जाने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है मिस्टर क्लार्क। तो क्लार्क पूछता है कि वो लोग किस पर काम कर रहे हैं? तो वो शख्स कहता है कि हम काफी सालों से नमकीन पानी में से बिजली गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिसर्चर्स पिछले 4 साल से उसकी आखिरी 2 इक्वेशंस पर फंसे हुए हैं। तो क्लार्क वहां से पेन और पेपर उठाता है और उस पेपर पर कुछ इक्वेशंस लिखता है और उस शख्स को देकर कहता है आप जाएं और अंदर जाकर ये इक्वेशंस उनको दे दें, इसके बाद मैं चुप करके यहाँ से चला जाऊंगा। तो वो शख्स उस इक्वेशंस को लेता है और अंदर ले जाता है। जब वो रिसर्चर्स उस इक्वेशंस को देखते हैं और फिर अपनी इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो वो खुशी से झूम जाते हैं और वहां पर एक दूसरे को वो हाई फाइव देने लगते हैं। तो वो शख्स बाहर आता है और क्लार्क से कहता है मिस्टर क्लार्क, आप जो मर्जी करें लेकिन यहाँ से आपने नहीं हिलना, आपकी नौकरी समझे पक्की। इसके बाद रात को क्लार्क की माँ का फोन आता है जो उससे पूछती है कि नौकरी की तलाश कैसी जा रही है। तो वो कहता है कि बहुत अच्छी जा रही है, अभी 1 दिन नहीं हुआ और मुझे दर्जनों नौकरियों की ऑफर आ चुकी है और किसी भी एक नौकरी से मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ कि आपको पूरी जिंदगी किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। तो वो कहती है कि मुझे तब खुशी नहीं होगी कि जब मैं जिंदगी अच्छी गुजार लूंगी, मुझे खुशी तब होगी जब तुम खुश होगे, और मैं जानती हूँ तुम इन सब नौकरियों से खुश नहीं हो। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ो
और अपने लिए कुछ करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो। इसके बाद अगले कुछ दिनों में क्लार्क इंजीनियर की जॉब भी करता है, बेसबॉल के ट्रायल्स भी देता है, एक और साइंस लैब में भी जाता है और स्टॉक मार्केट में भी ट्राई करता है। और हर जगह पर हर शख्स उसे मुंह मांगी कीमत पर अपने पास रखने को तैयार था। लेकिन क्लार्क को अभी भी अंदर से सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जहां पर भी नौकरी करने जाता वो लोगों के दरमियान फिट नहीं हो पाता था। वो कोई ऐसी नौकरी चाहता था जहां पर वो उन लोगों के साथ घुल मिलकर काम कर सके। इसके बाद रात को वो एक सड़क पर से गुजर रहा था तो उसकी नजर दीवार पर लगे एक इश्तिहार पर पड़ती है और वो अखबार डेली प्लैनेट का था। तो वो उस अखबार को उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है और अगले दिन डेली प्लैनेट के दफ्तर पहुंचता है ताकि वो वहां पर एक रिपोर्टर की नौकरी कर सके। तो वहां पर उसकी मुलाकात पेरी से होती है, जो उसकी रेज़्यूमे देखता है और उसकी राइटिंग स्किल्स चेक करता है। तो वो उसे कहता है कि तुम अच्छे आर्टिकल लिखते हो लेकिन तुम दिल से नहीं लिखते। तुम्हें अंदर ही अंदर कोई चीज खा रही है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आ रही। उनकी यही बातें चल रही थी कि तभी वहां पर लोइस लेन आती है, जो पेरी से आकर गिला शिकवा करने लगती है कि उसने उसके 3 पैराग्राफ क्यों काटे आर्टिकल में से। तो पेरी उसे कहता है कि तुम इस तरह की अनाप शनाप लिखोगी तो मैं तो उसे काटूंगा ही। तभी वहां पर उसे जिमी नजर आता है, जिसे देखकर वो कहता है, जिमी, मैंने तुम्हें तस्वीरों का कहा था, वो तस्वीरें कहाँ गई? तो जिमी कहता है कि मैं उन तस्वीरों को अपलोड कर रहा था लेकिन सर्वर डाउन चला गया। तो पेरी कहता है कि कहीं तुम फिर दोबारा 20 मेगापिक्सल वाली तस्वीरें तो नहीं अपलोड कर रहे थे? तो जिमी कहता है कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको साइज तो बढ़ाना ही पड़ेगा। खैर, इसके बाद वो क्लार्क को एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देता है और कहता है, देखो, डेली प्लैनेट के हालात जिस तरह के पहले थे वैसे अब नहीं है। दूसरे अखबार हमसे बहुत ऊपर निकल चुके हैं और बहुत मुश्किल से मैं ये अखबार चला रहा हूँ, लेकिन तुम ये फॉर्म फिल कर दो। जैसे ही हमारे पास कोई नौकरी आएगी हम तुम्हें जरूर कॉल करेंगे। तो क्लार्क उससे वो फॉर्म लेता है और बाहर जाते हुए उस फॉर्म को डस्टबिन में फेंक जाता है। इसके बाद वो आसमान की तरफ देखता है और हल्का हल्का उड़ने लगता है और उड़ता हुआ स्पेस में चला जाता है और वहां पर जाकर जमीन की तरफ देखने लगता है। और तब उसे याद आता है कि जब उसके पेरेंट्स ने उसे बताया था कि वो उन्हें कैसे मिला। उसके फादर उसे बताते हैं कि एक दिन मैं और मार्था जंगल में हाइकिंग के लिए मौजूद थे कि तभी बड़ी तेजी से एक शिप आकर ऊपर से नीचे गिरी। हमें लगा कोई प्लेन आकर गिरा है तो हम भागकर वहां पर उसके पास गए। तो तभी तुम्हारी माँ को एक बच्चे की रोने की आवाज आई। तो जब उसने पास जाकर देखा शिप के, तो वहां पर तुम सामने पड़े हुए थे। तो उसने फौरन तुम्हें उठाया और गले लगा लिया और इसके बाद हम दोनों वहां से भाग गए। मगर जाने से पहले हमने वहां पर शिप का छोटा सा एक टुकड़ा उठा लिया था, सोचा कभी फ्यूचर में काम आएगा। इसके बाद हमने घर आकर देखा तो वहां पर किसी भी प्लेन के गिरने की कोई खबर नहीं थी, मगर वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जो उस चीज का जायजा ले रहे थे। लेकिन उनको देखकर हमें कुछ अजीब सा फील हुआ, तो हमने तुम्हें राज में रख लिया और सब लोगों को ये कह दिया कि तुम हमारी दूर की कजन के बेटे हो जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है ताकि हम तुम्हें पाल सकें। इसके बाद जोनाथन उसे वो शिप का टुकड़ा भी निकाल कर दिखाते हैं जो कि एक लाल कपड़े में लपेटा हुआ था और उसे कहते हैं कि मैंने अपने एक दोस्त जो कि आर्मी में है उससे ये चेक भी करवाया है। उनके एनालिसिस के मुताबिक ये टुकड़ा अर्थ का नहीं है, उन्हें लगा ये किसी मीटियोराइट का टुकड़ा है। फिर क्लार्क को वो दिन भी याद आता है जब उसको उसकी क्लास के लड़कों ने मारा था और उसका बहुत दिल किया उनको मारने का, लेकिन वो रुक गया क्योंकि उसको अपने बाप की वो बात समझाई हुई याद आ गई थी कि लोग जिस चीज को समझ नहीं पाते उससे डर जाते हैं और तुम यहाँ पर लोगों को डराने नहीं, उनके दिल जीतने आए हो और लोगों को ये बताने आए हो कि वो इस कायनात में अकेले नहीं हैं। इसके बाद क्लार्क उड़ता हुआ स्मॉलविल में अपने बाप की कब्र के पास आता है और वहां पर बैठकर बातें करने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दे डैड, मैं वो नहीं कर सकता जो आप चाहते हैं और मॉम चाहती है। मैं लोगों की मदद एक अच्छा डॉक्टर बनकर भी कर सकता हूँ, अच्छा इंजीनियर बनकर भी कर सकता हूँ, किसी ऐसे मर्ज का इलाज निकाल सकता हूँ जिसका इलाज मौजूद नहीं है और इतना पैसा कमा सकता हूँ कि मॉम को कभी परेशानी नहीं हो जिंदगी में। आप जो चाहते हैं वो मेरे लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। काश आप यहाँ पर होते मुझे गाइड करने के लिए। अब और यहाँ पर हमारी ये आज की वीडियो एंड हो जाती है। अब अगर आपने इस वीडियो को ज़रा सा भी एंजॉय किया ना, तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप अगली वीडियो के आने से पहले एक दफ़ा मैन ऑफ स्टील को दोबारा जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ये कॉमिक मैन ऑफ स्टील की एकदम से परछाई है। आप में से जिन्होंने मैन ऑफ स्टील पहले देखी है
तो अगर आप गौर करें कि उसमें भी क्लार्क बार बार अपनी नौकरी चेंज कर रहा होता है, उसकी यही वजह है कि वो जिस जगह पर भी काम करने के लिए जाता है वो वहाँ पर फिट नहीं बैठता, इसलिए वो अगली नौकरी पर चला जाता है। अगली नौकरी पे भी उसके साथ वही होता है तो वो उससे अगली नौकरी पर चला जाता है। उसमें भी अगर आपको याद हो तो वो बस में बच्चों को बचाता है, जिसके बाद उसके फादर उसको यही चीज़ें समझाते हैं और उसको उसकी शिप दिखाते हैं कि वो उन्हें कैसे मिला। तो उम्मीद है आप ये मेरा छोटा सा काम ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो ना, तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।